चलें जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारी डेफिनेशंस भी हो गई हैं, स्कोप भी हो गया है, बायोलॉजिकल प्लांट्स उनको देख लिया, वेरियर प्लांट्स देख लिया, रिकॉग्निशन ऑफ क्राइटेरिया देख लिया, मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड जो है हम वो डिस्कस आउट कर रहे थे। और लास्ट में जब हमने डिस्कस आउट किया था बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, हमने देखा बेरर प्लांट्स को हमने तफसील में डिस्कस किया कि बेरर प्लांट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, हमने उनको देखा। और हमने देखा था दरख्त जो हैं वो जो हैं बेरर प्लांट्स में आ रहे होते हैं और हम इनको IS 16 के मुताबिक रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो बेरर प्लांट के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगता है उसको हम जो है IS 41 में लेके चल रहे होते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स जो हैं बेरर हैं इसमें आएंगे, कौन कौन से प्लांट इसमें नहीं आएंगे, वो हमने देखा। तो हमने बेरर प्लांट्स को समराइज़ भी किया था कि हम उसको क्या करेंगे, IS 16 अप्लाई करेंगे और जब तक वो मेच्योर नहीं होते हम उनके कॉस्ट पे लेके चलेंगे। आफ्टर मेच्योरिटी हम डेप्रिशिएट भी कर रहे होंगे और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगेगा वो IS 41 में रिकॉर्ड होगा और जब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्ट हो जाएगा तो हम उसको IS 2 में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर हमने देखा था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि हम कब किसी भी एसिड को, बायोलॉजिकल एसिड को, या कभी भी किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम जो है वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे। इसमें हमने देखा था तीनों चीज़ों का फुलफिल होना, क्या कैंटिटी जो है वो एसिड को कंट्रोल करती हो एज अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और कंट्रोल जो है वो लीगली भी आ सकता है, कंट्रोल जो है वो बाय परचेज़ भी आ सकता है, कंट्रोल जो है वो लीगल ओनरशिप में, ब्रांडिंग में, इन सब पे आपको कंट्रोल वगैरह मिल सकता है कि भाई आपने एक्वायर किया था या आपके पास एसेट्स थे वो रिप्रोड्यूस हो गई तब कंट्रोल है। फिर आपको पता है कि जो उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं एसेट के वो आपको ही मिलेंगे। अब ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि आपको मिलेंगे, कि जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि यार छोटा बच्चा लिया था बकरे का अब वो बड़ा हो गया है, एक बछड़ा लिया था वो बड़ा हो गया है, या उसका गोश्त ज़्यादा हो गया है, या गायें रखी हुई थी नाउ दे आर गिविंग मिल्क। तो फिर आपको लग रहा है पता कि यार जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आपको ही मिलेंगे और एंड पे आपको पता हो कि फेयर वैल्यू आप उसकी रिलायबल मेजर कर सकते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड। फिर हमने देखा था मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या था कि इनिशियल मेजरमेंट हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, और सबसे पहले हमने बात की थी बायोलॉजिकल एसिड्स की, और उसमें था कि असूल है कि जो भी एट द एंड ऑफ जो भी फेयर वैल्यू होगी उसमें से हम जो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो लेस करवाएंगे और जो नेट मार्केट वैल्यू होगी हम उसके ऊपर अपने बायोलॉजिकल एसिड्स जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। अब इनिशियली मेजर जब करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, या जब हमने उनको एक्वायर किया तब भी हम ये लगाएंगे, एट द ईयर एंड भी हम क्या करेंगे, ये उसको लेकर चल रहे होंगे। तो एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से लेके चलेंगे, और अगर फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे लेके चलेंगे। ये सारा हमने डिस्कस आउट किया था लास्ट टाइम। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की, और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एसिड्स की मेजरमेंट की तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बायोलॉजिकल, अच्छा जी, हम बायोलॉजिकल एसिड्स को मेजर करने की बात कर रहे हैं, और जो कि हम इनको मेजर करने की बात कर रहे हैं, हमने ये तो लग लिया कि हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू। जो भी हमारे पास एसिड्स की फेयर वैल्यू होगी उसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे कॉस्ट टू सेल, कितने का वो एसिड बिकेगा हम उसको फिर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, मार्केट वैल्यू के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि हम अपने बायोलॉजिकल एसिड को इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारे एसिड्स की क्या है, कैरिंग वैल्यू है, कि हम अपने एसिड्स को जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उनको इस वैल्यू के ऊपर क्या कर रहा हूँ, कैरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू के ऊपर कैरी कर रहा हूँ। ये जो कैरिंग वैल्यू है ना ये चेंज होगी, इस कैरिंग वैल्यू में तब्दीली आएगी, ये कैरिंग वैल्यू चेंज हो रही होती है।
अब ये कैरिंग वैल्यू में जो तब्दीली आएगी, अब ये जो कैरिंग वैल्यू में चेंज आएगा, उसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। नंबर वन है डिफरेंस इन फेयर वैल्यू। इसको ना, इस ट्री को नोट कर लो, शाबाश। ये जो कैरिंग वैल्यू में चेंज आ रहा है, इसकी रीज़न क्या हो सकती हैं? डिफरेंस इन फेयर वैल्यू के एसेट्स की फेयर वैल्यू में चेंज हो गया, उसकी वजह से। और दूसरा है फिज़िकल चेंज इन अपीयरेंस, कि वो जिस तरह के दिखते हैं उनमें फ़िज़िकल चेंज आ गया। इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, चेंज आ रहा होता है। अब इसका मतलब क्या है? साफ और सीधी बात है, अगर इसकी बात करें डिफरेंस इन फेयर वैल्यू, तो आप मुझे खुद सोच के बताएं, एक बकरा जो आपने 1 मार्च 2025 को लिया, क्या उस बकरे की कीमत 31 दिसंबर 2025 इन दोनों डेट के ऊपर क्या फेयर वैल्यू सेम रहेगी? द आंसर इज़ नो। फेयर वैल्यू चेंज होगी, मार्केट वैल्यू चेंज होगी। मार्केट रोज़ चेंज होती है, उसकी वजह से डिफरेंस जो है आ रहा होगा। वो डिफरेंस कम भी हो सकता है, वो डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है, माइट भी। अब सोचें, ज़रा सोचें, जनवरी के महीने में जो है ईद थी, फेयर वैल्यू टिका के बढ़ी हुई थी। ईयर एंड आया, अभी ईद का सीज़न आ रहा है या नहीं आ रहा, तब वैल्यू चेंज हो सकती है। जनवरी के महीने में बकरों के रेट गिरे हुए थे, क्यों? वायरल इन्फेक्शन फैल गया था। 31 दिसंबर आई, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं था, रेट बढ़ सकते हैं। तो फेयर वैल्यू क्या हो सकती है? वो तब्दील हो सकती है। तो हमने एक तो देखना है कि जी मेरे पास जो ओपनिंग है कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड, हम क्या लेंगे? हम लेंगे कैरिंग अमाउंट। हम क्या लेंगे? कैरिंग अमाउंट। ये आ जाएगी जी एट स्टार्ट ऑफ पीरियड, जब साल शुरू हुआ क्या अमाउंट थी। फिर हमने लिखा कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ पीरियड, कि जब हमारा साल ख़त्म हुआ क्या अमाउंट थी। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ये जवाब इंक्रीज़ भी हो सकता है, ये जवाब हमारा डिक्रीज़ भी हो सकता है। ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का पहले रीज़न जो है वो फेयर वैल्यू का डिफरेंस हो सकता है, वो फेयर वैल्यू का डिफरेंस हो सकता है। सेकंड डिफरेंस की रीज़न है कि भाई एसेट्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस ही चेंज हो गई है। जब साल का शुरू हुआ था, आपके पास 1 जनवरी 2025 को आपके पास जो बकरे थे उनकी एज जो है वो 3 मंथ्स थी। जब आपके पास 12 महीने, जब आपकी 31 दिसंबर 2025 कंप्लीट हुआ, तो अब उन बकरों की एज जो है वो 15 महीने हो चुकी हुई है। ख़ुद बताओ सोच के, 3 महीने का बकरा और क्या 15 महीने का बकरा सेम एज का, सेम वैल्यू का हो सकता है? नहीं हो सकता। इसकी वजह से भी वैल्यू चेंज होगा। तो वैल्यू फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से भी चेंज होगी, वैल्यू वैसे भी मार्केट की वजह से चेंज होगी। तो हमने दोनों को लिखना होता है, हमने दोनों को रिप्रेजेंट करना है। ये जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगा, हम बताएंगे इस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ में से फेयर वैल्यू की वजह से कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है। हम बताएंगे इस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ में फ़िज़िकल चेंज की वजह से कितना आया है। तो हम इन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम जाके प्रेजेंटेशन में सीखते हैं, बट हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली प्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर इंक्रीज़ हुआ, अगर इंक्रीज़ हुआ तो वो गेन होगा, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। अगर डिक्रीज़ हुआ तो वो हमारा लॉस नहीं होगा, उसको हम लॉस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सपेंस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। वो भी किस में होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो रहा होगा। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारी मेजरमेंट बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं और हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की।
कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है और किस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड करना है, हमने कब और किस तरह से इसको रिकॉर्ड करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या हो सकता है, आपने जो क्रॉप्स उगाई हैं दीज आर योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने काउज रखी हुई हैं उनका मिल्क जो है डैट इज़ योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने गोट्स रखे हुए हैं उनका मीट आप लोगों ने बेचना है डैट इज़ योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। रिमेंबर हम पढ़ के आए हैं कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिनको मतलब हमने बेचना है जब तक ये बायोलॉजिकल एसेट्स के साथ अटैच रहेंगे, मतलब जब तक हमने इनको हार्वेस्ट नहीं किया, जब तक ये हार्वेस्ट नहीं हुए हम इनको किस में रिकॉर्ड करेंगे, IAS 41 में। किस में रिकॉर्ड करेंगे, IAS 41 में। हार्वेस्ट हो गए, ज़िबा कर लिया बकरा, दूध निकाल लिया, फसल उतार ली गई है, फिर ये किस में रिकॉर्ड होंगे, हमारे इन्वेंट्री में रिकॉर्ड हो रहे होंगे। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की और हम बात करें कि हमने इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है हमारे पास एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट या टिल द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, कि हार्वेस्ट अभी नहीं हुआ, अभी होना है। वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमें चाहिए वो बायोलॉजिकल एसेट्स के साथ लगा हुआ है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो भाई ये किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा, ये IAS 41 के ऊपर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और जब आपने उसको क्या कर लिया, उतार लिया, आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर वो किस में रिकॉर्ड होगा, वो IAS 2 में जाके क्या होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है। तो बेसिकली हम जब उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जब हम उतार लेंगे, हम तब उसको रिकॉर्ड करना है। मेजरमेंट कैसे होगी, मेजरमेंट का प्रिंसिपल वही है कि जो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आएगी कि भाई ये मेरी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, इसमें से हमने लेस करवानी है जो उसकी कॉस्ट टू सेल होगी, हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स में से कॉस्ट टू सेल लेस करवाएंगे और जो भी रेलेवेंट वैल्यू होगी हम इस वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब ये नेट फेयर वैल्यू में भी चेंज जो है वो आ रहा होगा, ये नेट फेयर वैल्यू जो है इसमें भी चेंज आएगा और इसमें भी चेंज जो है दो तरह से हो सकता है। एक है फेयर वैल्यू की वजह से चेंज और दूसरा है फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से चीज़। वो चेंज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमारी इनकम है, ऐड हो जाएगी। अगर वो डिक्रीज़ हुई है फेयर वैल्यू में तो वो मेरा एक्सपेंस है, मैं उसे क्या कर रहा हूँगा, एक्सपेंस आउट कर रहा हूँगा। इज दैट क्लियर। प्रोडक्ट हार्वेस्ट हो गया ना, हार्वेस्ट होने के बाद जो है आप उसको IAS 2 में रखेंगे। अभी आपने उसको हार्वेस्ट नहीं किया तो जब तक वो लगा हुआ है डैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो IAS 41 के मुताबिक जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। ये क्लियर है। और हार्वेस्टेड हो गया है, इन्वेंट्री है, दूध निकाल लिया है, दूध इज़ इन्वेंट्री, गोश्त निकाल लिया है, गोश्त इज़ नाउ एन इन्वेंट्री फॉर यू। तो बताएं। और अगर आपको फेयर वैल्यू गिवन नहीं है या आपकी फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, फिर हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, फिर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वट एवर जो भी है हम क्या करेंगे उसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। नहीं, इन्वेंट्री के ऊपर हम लोअर ऑफ कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पर रिकॉर्ड करेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल इज इक्वल टू NRV ही होती है।
NRV ही होता है ना, कितने का बिक जाएगा, तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट वाले बेच रहे हैं, यही आपकी NRV होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं, इस ज़रा एग्जाम्पल पढ़ें। अब ध्यान से देखिएगा, बिकॉज अगर ये सवाल समझ आ जाएगा आपको पूरा मेजरमेंट प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। कहता है ब्रीफली डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम गोड्स। ये जो बकरियों से दूध लिया है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने बताना है। कहता है काशिफ लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म। KL sells goats to local meat businesses and goat's milk to cosmetic companies. They also use goat milk for making premium cheese for sale। और वो दूध भी बेच रहे हैं, गोश्त भी बेच रहे हैं। During the year ended 30 जून 2002, KL could get 980 लीटर ऑफ मिल्क। उसको लग गया पता कि यार 30 जून 2002 में कितना उसको दूध मिलेगा, 980 लीटर, विच हैड अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ ₹170 लीटर ऑन द डे गोट्स वर मिल्क। जब वो दूध निकाला जाएगा उस दिन वो 170 रुपये पर लीटर के ऊपर क्या करेगा, उसको बेचेगा। तो भाई ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, किस फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, 170 इंटू 980। बताएं क्या जवाब आता है, 16660000। ये वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर आप क्या करेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कहते हैं जी द 900 लीटर ऑफ मिल्क वॉज सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनी फॉर 1,60,000 एंड रिमेनिंग 80 लीटर वॉज कन्वर्टेड इनटू मेकिंग चीज़ विच वॉज लेटर सोल्ड फॉर 24,000। KL हैड इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ ₹5,000 टू कन्वर्ट मिल्क इनटू चीज़। दूध निकाल के उसने बेच दिया इतने का। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बेच दिया, अब बेचने के बाद हमने इसकी सेल्स और रेवेन्यू लिखना होता है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें, आप ज़रा मुझे बताएं, जो इसने मिल्क सेल किया है कॉस्मेटिक्स कंपनी से, कॉस्मेटिक कंपनी से इसको रेवेन्यू कितना आया, 1,60,000 का आया। फिर इसको जो इसने चीज़ को बेचा है कन्वर्ट करके, चीज़ से इसको रेवेन्यू कितने का आया, 24,000 का आया। आप इसको चीज़ का नेट रेवेन्यू लिखेंगे, बिकॉज चीज़ भी 24,000 का बेचने के लिए 5,000 इसका ख़र्चा भी आया। तो ये कितना बनता है, ये 19,000 बनता है। ये रेवेन्यू इसका आ गया यहाँ पे चीज़ में से। टोटल कितना बना ये, 179,000। ये इसका क्या बनेगा, नेट रेवेन्यू। क्या बनेगा, नेट रेवेन्यू। अब इस नेट रेवेन्यू में से हमने लेस करवानी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है बट उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है कि जिस वेरी लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली वो इन्वेंट्री का पार्ट बनता है और वही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। आप ये दूध की वैल्यू उस दिन निकाल रहे हैं जिस दिन आप दूध निकाल रहे हैं, तो जब आपने मिल्क निकाल लिया है फिर वैल्यू है, ये निकालते हुए की वैल्यू है। तो यही आपके लिए क्या होगी, इन्वेंट्री में जाएगी और यही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो 980 कितने कॉस्ट ऑफ सेल्स थी इसकी, 980 इंटू 170 किया, ये आ गया 166,000। और जो इसको प्रॉफिट आया होगा, जो इसका GP होगा, वो कितना बनेगा, तकरीबन 13,000 बन रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये जो बायोलॉजी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये जिस फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है, बेसिकली वही इसकी क्या है, इन्वेंट्री की डीम्ड कॉस्ट है। जब हम उसको बेचेंगे, तो हम जब अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करेंगे, तो इसी वैल्यू के ऊपर हम लिख के चल रहे होंगे। अब आप खुद सोचें, हम ये नहीं होता कि जब हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वैल्यू लिख रहे हैं, हम बस बकरी को देख रहे हैं, ठीक है इसमें दूध है, लिख दो वैल्यू, ऐसा नहीं होता। जब जिस वक्त मिल्किंग करने लगेंगे उस दिन चलता पता।
तो जैसे दूध निकाला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकला, हमें लग गया ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगा, निकलते साथ ही उसको हम किसका पार्ट बना देंगे, इन्वेंट्री का पार्ट बना रहे होंगे। आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं उन बायोलॉजिकल एसेट्स की जो लैंड्स के साथ अटैच होते हैं, जैसे ट्रीज़ हो गए, इनकी बात कर रहे हैं कि भाई कैसे लेके चलेंगे, कैसे उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके हम देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। जैसे आप अभी बात करें, आप जाके एक बाग ख़रीदेंगे ना, आप एक बाग को बाय करते हैं, आम के बाग को, तो आप उसकी टोटल वैल्यू जो है वो लगा रहे होते हैं कि जी मुझे 130 मिलियन का बाग जो है दे दो। आप उसमें से कभी भी जो है वो जो ट्रीज़ होंगे, जो दरख्त होंगे, उनकी अलग वैल्यू, लैंड की अलग वैल्यू कहेंगे जी ये दरख्त के 10 रुपये, इस दरख्त के 20 रुपये, इसके ऊपर 30 रुपये दूंगा, इसके 35, ये फ्री में, ऐसे नहीं होगा। ये क्या होता है कि आपके पास लैंड भी है, आपके पास ट्रीज़ भी हैं, अब दोनों की कंबाइन मार्केट जो है वो क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। तो अब हमने इस तरह की चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करना होता है, देखिए हम उसकी टोटल फेयर वैल्यू ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो लैंड होगा, ज़मीन होगी, उसकी फेयर वैल्यू जो है हम वो कंबाइंड एसेट से लेस करवा देंगे। क्या करेंगे, टोटल बाग की कीमत से ज़मीन की कीमत को लेस करवा के लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू आ जाएगी। टोटल बाग की वैल्यू में से ज़मीन की फेयर वैल्यू लेस करवा के लिखेंगे, हम उसको इसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। ABC लिमिटेड हैज़ अ फ्रूट ऑर्चर्ड ओवर 15 एकर्स ऑफ लैंड, कि उसका एक ऑर्चर्ड है, बाग है, कितने का है, 15 एकड़ का है। द सेपरेट वैल्यू ऑफ ऑर्चर्ड फ्रॉम द लैंड कुड नॉट बी डिटर्मिन्ड, कि वो जो फूल उगे हुए हैं, जो फलदार दरख्त हैं, बाग, आप उसकी सेपरेट वैल्यू नहीं देखो, तो भाई लैंड की और इकट्ठी वैल्यू मिल रही है। हाउ एवर कंबाइंड वैल्यू ऑफ लैंड एंड ऑर्चर्ड हैज़ बीन डिटर्मिन्ड टू बी 336 मिलियन। उसने कहा है ये बाग है फूलों का, इसकी जो कंबाइंड वैल्यू है वो कितनी है, 336 मिलियन है, ये उसने आपको यहाँ पर बता दिया। द सिमिलर एग्रीकल्चर लैंड, कि सेम ज़मीन जिसके ऊपर कोई फसल नहीं उगी हुई, कोई बाग नहीं उगा हुआ, इस एरिया में 10 मिलियन पर एकड़ पे है। तो हमें पता लग गया लैंड की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 15, क्या जवाब आएगा, 150। 150 आप ये लैंड की वैल्यू को लेस करवाएंगे, तो अब आपके पास आ जाएगी इस बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू कितनी होगी, ज़रा बताएं। 150 तो नहीं बनेगी, 150 बनेगी, 186 बनेगी। आप अपने इस ऑर्चर्ड को जो बाग है उसको 186 मिलियन के ऊपर क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो जो कंबाइंड एसेट होते हैं, जैसे ये बागात वगैरह हो गए, फूलों के, फलों के, आपको प्रॉपर बाग की कीमत कोड की जाती है। तो आप टोटल बाग की कीमत लिखें, उस तरह की ज़मीन की जो खाली कीमत होगी वो लेस करवाएं, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि हमारे ऑर्चर्ड की कितनी कीमत है और हम इसको किस तरह से लेकर चल रहे होंगे। चलें जी, आगे चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स, कि हमारे पास बायोलॉजिकल एसेट्स हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के हैं और हमने उनकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट करनी है, तो बेहतर है हम उनको क्या कर दें, हम उनको ग्रुप्स में लिख लें। हम उनकी क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। अब ग्रुप्स बनाने की बहुत ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं, आप उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बेसिस के ऊपर, आप उनकी लाइफ की बेसिस के ऊपर, आप उनकी जो स्पीशी है उसकी बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, एज, क्वालिटी की बेसिस के ऊपर ग्रुप बना सकते हैं। फिर आप ग्रुप की मार्केट वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं।
जैसे आपको लग गया पता कि आपका एक गोट ब्रीडिंग फार्म है, आप ग्रुप बना लेंगे कि आपके पास छोटे बच्चे हैं, आपने ग्रुप बना लिया जो 3 माह तक के बच्चे हैं, उसका लिए आपने ग्रुप बना लिया। आपको लगा पता कि कुछ बच्चे 1 महीने के हैं, कुछ 1.5 महीने के हैं, कुछ 2.5 महीने के हैं, कुछ 3 महीने के हैं, एक ग्रुप बना लिया। फिर आप इस ग्रुप की आपने क्या लिखी, फेयर वैल्यू जो है वो लिख ली। फिर आपने अगला ग्रुप बना लिया भाई 3 से 6 माह के बच्चों का। फिर आपने ग्रुप बना लिया 6 से 1 साल के बच्चे का, बकरे का। फिर आपने ग्रुप बना दिया मोर देन 1 ईयर का। तो आप ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग आप मुख्तलिफ रीजंस के ऊपर कर रहे होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ के ऊपर, सिमिलरिटीज़ के ऊपर, एज के ऊपर या नस्ल की बेसिस के ऊपर। फिर उसकी बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हैं, फेयर वैल्यू जो है मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस। रिमेंबर, जब हम IAS 41 की बात कर रहे हैं और पर्टिकुलरली जब हम बायोलॉजिकल एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस जो हैं वो इतनी रेलेवेंट नहीं होती। हमें चाहिए करंट फेयर वैल्यू, हमें चाहिए आज कितने का मिलेगा, तो हम फेयर वैल्यू के ऊपर ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। और उसमें से जो भी हमारी लेस कॉस्ट ऑफ सेल होगी वो हम क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर की वजह से, फ्यूचर में क्या हो सकता है तो उसकी वजह से एडजस्ट नहीं कर रहे होंगे। मतलब आपको पता है 4 महीने बाद ईद आनी है, तो 4 महीने बाद ईद आनी है, उसके इम्पैक्ट की वजह से आप अब अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस आएंगी, इसमें कंटीजेंसीज का कंसेप्ट आएगा, वो हम जाके आगे IAS 37 जो है उसमें डिस्कस आउट कर रहे होंगे। बट ये चीज़ याद रखिएगा कि IAS 41 में कंटीजेंसीज वगैरह जो हैं वो हम डिस्कस आउट नहीं कर रहे होते। इज इट क्लियर? हाँ भाई, पढ़ के आए थे कि अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं होगी तो हम किसके ऊपर लिखेंगे, कॉस्ट के ऊपर जो है वो लिख रहे होंगे। और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह भी लेस करवा रहे होंगे। क्या पढ़ के आए थे? तो समटाइम्स आप कभी भी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर ही नहीं सकते, या जो कॉस्ट होती है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली फेयर वैल्यू होती है। जैसे बात करें ये जो बीज होते हैं, यहाँ जो ये छोटे बच्चे होते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबीज़ मिलते हैं, काफ्स मिल रहे होते हैं, इनकी कॉस्ट इनकी फेयर वैल्यू होती है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। हम इनकी जब तक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाती, जब इनकी ग्रो नहीं हो जाती, इनके ऊपर प्राइस का इम्पैक्ट ही नहीं आता। जब प्राइस का इम्पैक्ट ही नहीं आएगा हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। आप खुद सोचें, आपके पास अगर आज एक सीड है, आपने बीज खरीदे और बीज खरीद के आपने अपने पास रखनी है, 1 साल 2 साल 3 साल पड़े हुए हैं, आपने बीज को बोया ही नहीं है, प्लांट ही नहीं होगा, ठीक है, रखी रखो, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। हाँ, बीज बो दिए, दरख्त बन गए, फिर फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड हो रहे होंगे। तो कॉस्ट जो है समटाइम्स वही क्या होती है, हमारी फेयर वैल्यू होती है। कब? जब आपने अभी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं है, या लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, या अभी उस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट आया ही नहीं है, मतलब अभी आपने वो काम शुरू ही नहीं किया, तब आप इसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? या जस्ट टेक एन एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने सीड बाय किया 1 दिसंबर 2024 को, आपने सीड बाय किया 500 रुपये का, सीड लगा दिया आपने 31 दिसंबर 2024 को। 1 महीने में कोई चीज़ उगी होगी क्या? इतना बड़ा दरख्त, इतनी बड़ी फसल बनी होगी? नहीं बनी होगी ना। तो भाई 31 दिसंबर 2024 को जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो, यहाँ बहुत वेरी लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब इस तरह का सीन हो तो हम फेयर वैल्यू नहीं, बल्कि हम क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, हम कॉस्ट ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। गॉट इट? आगे चलें। आगे हम डिस्कस करेंगे
गेन्स एंड लॉसेस। अभी हम इसका डिस्कशन थोड़ी सी करके आए थे, अब उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि ये गेन या लॉस आ रहा है, कैरिंग वैल्यू में चेंज हो रही है। अब ये कैरिंग वैल्यू में चेंज फेयर वैल्यू की वजह से भी आ रहा है, ये फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से भी आ रहा है, तो इसकी वजह से गेन या लॉस होगा। ये जब हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, पहले आपके पास दूध था ही नहीं, अब दूध आ गया, दूध को बेच दिया, गेन या लॉस यहाँ पे भी हो रहा होगा। अब इनको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, इसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होंगी, वो हमने देखनी है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, आपको गेन भी होता है, आपको लॉस भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बायोलॉजिकल एसेट एक्वायर किया, आप ख़रीद के लेके आते हैं। अब बायोलॉजिकल एसेट जो है ख़रीद के लेके आते हैं, आपने ख़रीदा, आपने उसकी कॉस्ट पे की, जब आप रिकॉर्ड करने लगे तो उस दिन आपने देखी, आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रिकॉर्ड की, आपको इनिशियल मेजरमेंट पे लॉस हो सकता है, आपको ईयर एंड के ऊपर गेन हो सकते हैं। तो ये जो गेन या लॉसेस जो हैं उनको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आपने गाय जो है वो बाय की एंड शी वॉज प्रेग्नेंट, उसका बच्चा जो है बॉर्न हो गया, पहले बच्चा है नहीं था, बच्चा आपके पास आ गया है, डेट इज़ अ गेन। इसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो अब इन गेन्स एंड लॉसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे बायोलॉजिकल एसेट्स के पर्सपेक्टिव पे और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के पर्सपेक्टिव पे। इसको हम समझते हैं इन जर्नल एंट्री से कि जर्नल एंट्रीज हमें क्या बताती हैं और किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। देखिए, अभी मैं आपको ये सारा लॉजिक समझा आया हूँ कि ये गेन एंड लॉस निकलना कैसे है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द एंड ऑफ ईयर, और जो ये वैल्यू में डिफरेंस आएगा वो दो वजह से होगा। फेयर वैल्यू की वजह से होगा, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से होगा। हमने इस डिफरेंस को क्या करना है, कैलकुलेट जो है वो करना है। रिक्वायरमेंट है इसकी, हमने जर्नल एंट्रीज जो है पास करनी है। कहता है जी, अदील लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म, AL सेल गोट्स टू द लोकल मीट बिजनेसेस एंड गोट्स मिल्क टू कॉस्मेटिक कंपनी। बकरियां बेच रहा है और क्या बेच रहा है, दूध जो है वो उसका बेच रहा है। कहता है जी, दे ऑल्सो यूज़ गोट मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज़ फॉर सेल, और प्रीमियम चीज़ के लिए भी दूध बेच रहे हैं। ऑन 1 मार्च 2022 AL बोट 10 गोट्स फॉर 25,000 ईच। उसने क्या की हैं, फेयर वैल्यू के ऊपर 10 बकरियां जो है वो ख़रीदी हैं फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट, नज़दीक की मार्केट से। द मार्केट ब्रोकर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम द बायर। ब्रोकर ने कितनी कमीशन चार्ज की है, 2% कमीशन जो है वो चार्ज की है। एंड 3% फ्रॉम द सेलर, और 3% जो है बेचने वाले से, मतलब बेचते जाऊँगा 3% लेगा और ख़रीद के 2% कमीशन दे के आया हूँ ऑन ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। 15 जून 2002 को 2 गोट्स वर बोर्न हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 7,000 ईच। ऑन 30 जून द ईयर एंड ऑफ EL, ईच मेच्योर गोट हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 33,000 एंड ईच गोट किड हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 9,000। हमने इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, इसमें फेयर वैल्यू गेन वगैरह आएगा, हमने उसको भी रिकॉर्ड करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो सारा कुछ देखते हैं। करें एंट्रीज पास, चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, एंट्री पास करते हैं। रिक्वायरमेंट है हमारी 1 मार्च ईयर 2 पे। उसने 10 गोट्स खरीदी हैं 25,000 ईच की। 10 इंटू 25,000 कितनी पेमेंट हुई होगी, 2.5 लाख की। और इसने इस 2.5 लाख के ऊपर 2% कमीशन भी पे की है। इस 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करें 102% से, क्या जवाब आता है ज़रा बताएं। 2,55,000। टोटल अमाउंट कितनी पे की है, 2,55,000। इसने टोटल अमाउंट कितनी पे की है, 2,55,000। एंट्री की बात करें, ये ख़र्चा हुआ। बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपके पास आ गया डेबिट, यहाँ पे आ गया आपके पास क्रेडिट। बैंक अकाउंट जो है वो 2,55,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लियर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
अब हमने रिकॉर्ड करना है इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट का क्या प्रिंसिपल पढ़ा था? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। भाई फेयर वैल्यू है, उसने हमें बताई है 25,000 ईच, तो 25,000 इंटू 10 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी फेयर वैल्यू 2,50,000। उसने कहा है कॉस्ट टू सेल, आज बेचूं तो 3% पे करनी पड़ेगी कमीशन, तो 2.5 लाख का 3% जो है वो लेस करवाएं, कितना आता है? 7,500। आप इसमें 7,500 लेस करवाएंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या आएगी? 2,42,000। तो ये सर जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं हमारे, ये जो हमने ख़रीदे हैं, जब हम इनका रेलेवेंट अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट में पेमेंट तो 2,55 की करके आया हूँ, लेकिन रिकॉर्ड कितने करूँगा? एज पर IAS 41 2,42,500 के रिकॉर्ड किए जाएंगे। पेमेंट की 2,55 की, रिकॉर्ड हुए 2,42,500 के। क्या इक्वेशन बैलेंस हो रही है? क्या डेबिट क्रेडिट के इक्वल है? नहीं ना, डेबिट साइड कम है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो डेट इज आपको लॉस हुआ है ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। कितने का? 12,500 का आपको लॉस हुआ है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे कि भाई 12,500 का हमें लॉस हुआ एंड दैट लॉस वाज ऑन ड्यू टू इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। आगे चलते हैं। 15 जून को 2 बच्चे पैदा हो गए, 7,000 का एक है। 15 जून और भाई लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ही है, एक्सपेंस ही होगा हमारा। 15 जून को हम क्या करेंगे? देखा 2 बच्चे और पैदा हो गए हैं, 2 बच्चे और पैदा हो गए हैं, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। 7,000 का उसकी फेयर वैल्यू है। कॉस्ट टू सेल जो है 3% है, 3% लेस करके ज़रा बताएं 7,000 का 97% लेके क्या जवाब आता है? 13,580। तो 13,580 के हमारे ये जो हमने कोड ब्रीडिंग फॉर्म है, हमारे फ्लॉक में इजाफा हुआ। हम कह देंगे कि मेरा बायोलॉजिकल एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया किस अमाउंट से? 13,580 से डेबिट हो गया, इंक्रीज़ हो गया। समझ आता है? क्यों भाई, समझ आया? अब ये जो 13,580 का डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या होगा? क्या हमें पैसे दे के आए हैं? क्या हमने पैसे दे के खरीदे हैं? नहीं ना, डेट इज ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे पैदा हो गए हैं, मुफ्त के मिल गए हैं, डेट इज अ गेन, डेट इज योर गेन। तो इसको हम क्या करेंगे? हम गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन जो है वो लिख लेंगे। मतलब इस अमाउंट से हमें फ़ायदा हुआ और डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे होंगे। हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, बैठे बैठे 13,580 के हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स में इंक्रीज़ आ गया। इंक्रीज़ आएगा तो डेट इज़ अ गेन। गेन जो है वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर जब ख़रीदा था नुकसान हुआ, डेट वॉज लॉस, और बाद में हमें गेन हुआ, हमने उसको भी क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया है। ये दोनों एंट्रीज क्लियर हैं? आगे चलें। अब हमारे पास आ गया 30 जून। 30 जून को उसने कहा है जो मेच्योर गोट है वो 33,000 की हो गई है और छोटा बच्चा जो है वो 9,000 का हो गया है। अब हमें एंट्री पास करनी है 30
जून 20Y2 की। हमें क्या करनी है, हमें एंट्री पास करनी है। तो हम यहाँ वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग में हम इसकी एंट्री पास करते हैं। पहले हम लेते हैं इसकी फेयर वैल्यू या कैरिंग वैल्यू, असल वर्ड आएगा कैरिंग वैल्यू एट ईयर स्टार्ट। क्या कैरिंग वैल्यू थी जब हमने लिया, तो स्टार्टिंग के ऊपर जो हमने रिकॉर्ड की थी गोड्स की, 10 गोड्स थी हमारे पास। और अभी हमने देखा था, ये देखो 10 गोड्स हमने 2,82,500 की रिकॉर्ड की थी, 2,42,500 की रिकॉर्ड की। और जो गोड्स के बच्चे थे, जो गोड्स किड्स थे, वो अभी हमने रिकॉर्ड की हैं 13,580 के। तो इनिशियली जब हमने ये एसेट ख़रीदे, इनिशियल रिकग्निशन कितने पे हुई थी दोनों की, ज़रा बताएं सम। इनिशियल रिकग्निशन कितने पे हुई थी ज़रा बताओ। 2,42,500 जमा 13,580 256,080। मैंने इनिशियली अपने ये बकरे 2,56,080 रुपये के रिकॉर्ड किए। अब मेरे पास आ गया है ईयर एंड, मेरे पास क्या आ गया है ईयर एंड। ईयर एंड पर उसने कहा है कि जो बच्चे हैं वो 9,000 का हो गया है और मेच्योर गोड 33,000 का हो गया है। हम यहाँ पे लिख लेंगे मेच्योर गोड कितने का है, 33,000 है उसकी फेयर वैल्यू। उसमें से हमने कॉस्ट टू सेल लेस करवानी है, कॉस्ट टू सेल 3% है, 33,000 का 97% लेंगे तो मेरे पास आ जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सिमिलरली उसने कहा है कि जो किड्स हैं दे आर नाउ 9,000 और उसमें से भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू सेल लेस करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब किड्स मेरे पास 2 हैं और ये गोड्स मेरे पास कितनी हैं, 10 हैं। तो मल्टीप्लाई करें, ज़रा बताएं गोड्स की फेयर वैल्यू क्या आएगी। 33,000 का 97% लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये आ जाएगी मेरे पास 3,20,100। और किड्स की क्या आएगी, गोड्स किड्स की क्या आएगी 17,460। अब आप कंपेयर करें क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी, 3,20,100 जमा 17,460, 3,20,100 जमा 17,460। क्या जवाब आता है, 3,20,100 ये होगा जी आपके पास 3,37,560। अब आप खुद सोचें जब लिए थे 2,56,80 के थे, अब ईयर एंड के ऊपर आपने देखा तो कितनी वैल्यू हो गई है 3,37,560। कितने से इंक्रीज आया, कितने से इंक्रीज आया है ज़रा बताओ। $81,480, दैट इज़ योर फेयर वैल्यू गेन। अब इसकी हम क्या करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे। अब 81,480 से मेरे बायोलॉजिकल एसेट्स बढ़ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बायोलॉजिकल एसेट्स जो इंक्रीज़ हो रहा है 81,480 से, वर्किंग का रेफरेंस दिया हमने और हमने लिख दिया जी 81,480 से बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट, और ये गेन आया है तो गेन ऑन आप कह सकते हैं रीमेजरमेंट या रीवैल्यू। हम क्या करेंगे, रीवैल्यू कहेंगे, रीमेजरमेंट कहेंगे, किस में जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और आप इसको यहाँ पे लिख रहे होंगे कि इतने का आपको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है। तो सर ये सवाल है, इस तरह से हम गेन, इस तरह से हम लॉस, सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे गेन्स या लॉसेस निकालेंगे, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैरिंग वैल्यू की वजह से जो गेन या लॉस आएगा, गेन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे,
लॉस को भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इस तरह से कर रहे होते हैं। अभी जब इसका डिस्क्लोजर बनाएंगे तो देखेंगे हमने नेट अमाउंट प्रेजेंट कितना करनी होती है, हम इसको लेकर चलेंगे। जी जनाब, क्लियर है ये?